नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। वैसे तो जब आम चुनाव होते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने भी नहीं थे 2013-14 में और केवल उनको बीजेपी और एनडीए का चेहरा बनाया गया था प्रधानमंत्री पद का। तो रैलियां करने के अलावा, जनसंपर्क करने के अलावा, रोड शो करने के अलावा वो अलग-अलग मीडिया हाउसेस को तब भी इंटरव्यूज़ वगैरह देते थे और जो उनके विचार हैं और आगे के लिए जो उनका ब्लूप्रिंट है देश के लिए, उस पर वो रोशनी डालते थे, बताते थे। और ये सिलसिला हम 2013-14 में भी हमने देखा है, 2019 में भी देखा है और अब 2024 में भी देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपनी वाक्पटुता के लिए भी जाने जाते हैं। एक ऐसे ऑरेटर हैं, एक ऐसे वक्ता हैं जिनका कोई अभी कम से कम भारत में तो तोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से वो मुद्दों को लोगों के सामने रखते हैं और केवल रखते नहीं हैं, उनको कन्विंस करते हैं बल्कि अपना दीवाना बना लेते हैं, वो क्वालिटी उनके भीतर है। लेकिन कुछ मसले ऐसे रहे हैं जिन पर आम तौर पर ना वो अपने भाषणों में बोलते रहे हैं, ना उन्होंने अभी तक के जितने इंटरव्यूज़ वगैरह हुए हैं, उनमें उन विषयों पर कुछ कहा है। पर पहली बार टाइम्स नाउ की जो नाविका कुमार है और सुशांत सिन्हा है, उनके साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ है 1 घंटा 14 मिनट का, उसमें उन्होंने खुलकर के बात की है और ख़ास तौर से मुसलमानों को उन्होंने नसीहतें दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब तो खाड़ी के देश भी बदल गए हैं, दुनिया भर के मुसलमान बदल रहे हैं भाई। और वो एक प्रोग्रेसिव जो स्टेप ले रहे हैं, यहाँ तक कि जब मैं लंच और डिनर पर होता हूँ उनके परिवारों के साथ, अमीरों के परिवारों के साथ, तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम योगा की विधिवत प्रशिक्षण कैसे ले सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं? और उनको बताया जाता है कि अभी 1 महीना भारत में रह कर के आई हैं और इस तरह की तमाम बातें। उन्होंने ये भी कहा कि जो सवाल पूछा था सुशांत सिन्हा ने कि साहब 22 साल हो गए आपसे, आपका नाम लेकर के बार-बार डराया जाता है और ये ठीक-ठाक दुकान अभी भी चल रही है, सामान बिक रहा है कि मोदी आएँगे तो आप लोगों को खत्म कर देंगे, पता नहीं देश से बाहर उठा कर के फेंक देंगे। तो उन्होंने कहा कि ना हम इस्लाम विरोधी हैं, ना हम मुसलमान विरोधी हैं और ये समय है जब उनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें, ये ना सोचें कि हम इनको सत्ता में ले आएँगे और इनको सत्ता से बाहर निकाल कर के फेंक देंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और फिर कई दूसरे मुद्दे हैं, वो भी अहम मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिरपरिचित चेहरे अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है, नमस्कार। अनुपम जी, इधर हम लोग देख रहे हैं 1-2 जो सोशल मीडिया मंच हैं या यूट्यूबर हैं, वो बहुत सारी लेडीज़ से और जो मुस्लिम पुरुष हैं, उनसे बातचीत करते हुए देखे गए। उनसे पूछते हुए देखे गए कि आपको क्या-क्या मिला है पिछले 5 साल में या 10 साल में? और मोस्टली वो स्वीकार करते हैं ऑन कैमरा कि हमको मकान भी मिला है, हमको शौचालय भी मिला है, हमको बिजली का कनेक्शन भी मिला है, हमें रसोई गैस भी मिली है और हमें जो जेब खर्च है वो भी मिल रहा है, हमें अनाज भी मिल रहा है कोविड काल से। सारी चीज़ें मोदी सरकार से मिल रही हैं, लेकिन वोट हम पंजे पे देंगे। तो ये जो माइंडसेट है और ये जो एक असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया गया है उन लोगों के मनों में, दिलों में और जिस तरह की चीज़ें हैदराबादी और दूसरे तमाम दलों के नेता जो हैं वो करते रहते हैं, बातें करके और एक समाज में वैमनस्य, तनाव
और देश में भी एक अजीबोगरीब स्थितियां पैदा कर दी गई हैं और मोदी के खिलाफ जहर उगला जाता है। इसकी मूल वजह आप क्या मानते हैं? और क्या एक पॉइंट आएगा जब इनकी समझ में चीजें आनी शुरू होंगी कि इनको केवल वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है? सब उनको सब समझ में आता है कि उनको वोट बैंक की तरह यूज किया जा रहा है। अगर आप इसकी एक वजह मुझसे पूछें तो आप इसको देखिए, हिंदू समाज को देखिए, इसमें जितने रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जितने सुधार आंदोलन हुए, तो हिंदू समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सुधार आंदोलनों को चलाया और अपने समाज में अलग अलग तरह के सुधार लेकर आए। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार जो गरीब मुसलमान है वो तो फिर भी कुछ सोच सकता है, पर इनका जो इंटेलेक्चुअल है वो इन पे अपनी पकड़ ना खोने के डर से, जिसे अशराफिया कहते हैं, वो आप देख लें, जिनको सब कुछ मालूम है, जो हर बात से वाकिफ हैं, और जो एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बहुत ही अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं, वो इनको भड़काते रहते हैं। सारी गलती उनकी है। जब आप राणा अयूब को देखते हैं कि वो हाथ में शराब का गिलास लेके बिकनी में स्विमिंग पूल में फोटो खिंचवाती हैं, अपना पोस्ट करती हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान आके वो छोटी छोटी लड़कियों के हिजाब के लिए लड़ने लगती हैं। 12-12, 13-13 साल की लड़कियों कहते हैं हिजाब पहना, उनके लिए लड़ाई है। जब आप जावेद अख्तर जैसे लोगों को देखते हैं, जब आप हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट में उनके जैसे लोगों को देखते हैं, जब आप सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को देखते हैं, जब आप हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री जो आजाद साहब थे, तो उनको देखते हैं, तो अबुल कलाम आजाद, तो आपको समझ में आता है कि इनके यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, इनके यहाँ का जो बौद्धिक वर्ग है, वो इनको जान कर जहालत में रखना चाहता है, इनको इनको परेशान करना चाहता है, इनको अपनी स्ट्रीट पावर की तरह यूज करना चाहता है, इनको सड़क पर उतार कर अपना सोल्जर बनाना चाहता है, अपना सैनिक बनाना चाहता है, और इनके दम पर राज करना चाहता है, फिर वो ओवैसी हो या कोई और। सारी प्रॉब्लम की समस्या की जो जड़ है, वो ओंकार जी मुझको यहाँ पे नजर आती है। किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी समाज में आप देखिए, जो उसके जो बौद्धिक वर्ग होता है वो आगे चढ़ के अपने समाज में सुधार लाता है। इनके जो वर्ग है ये अपने समाज को खुद पूरी अय्याशी की जिंदगी जिएंगे। और आप आमिर खान को देखें, आप आमिर खान को देखें, वो अपनी लड़की के साथ किस तरह बिकनी में फोटो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन वही आमिर खान आपको ये भी बताने आ गए थे कि साहब भारत में हिंदुस्तान इतना असुरक्षित है मुसलमान, कि मेरी पत्नी तो कह रही है भारत छोड़ के ही भाग चलो। आप सोचिए, दोगलेपन की एक सीमा, मतलब मैं क्या बोलूं इनको, ये अपने समाज का सबसे बुरा कर रहे हैं। एक बड़ी बात है जो कल के इंटरव्यू में मैंने देखा कि पहली बार नरेंद्र मोदी ने इस पे खुल के बोला। प्रधानमंत्री मोदी इसको इतना खुल के इस इशू को एड्रेस करते हैं, कहते हैं साहब कब तक आप इस माइंडसेट में रहेंगे कि हम सरकार बना देंगे, सरकार गिरा देंगे, अपने दिमाग से निकाले, अपने बच्चों की खातिर निकाले, मेन स्ट्रीम में आए। अब सऊदी अरब को देखें, अब देखिए सऊदी अरब में आप देखें, मुझे अभी तक याद है, कुछ साल पहले सऊदी अरब में जमाने बाद 50 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। सऊदी अरब जो मक्का मदीना का कस्टोडियन है, जहां मक्का मदीना है, जहां से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता है, वहां सिनेमा हॉल खुल रहा है, और कश्मीर में और हिंदुस्तान में उसका विरोध हो रहा है। मतलब दिल्ली में उसका विरोध हो रहा है। पागलपन की एक लिमिट है यार, पागलपन की एक लिमिट है। मतलब मोर लॉयल देन द किंग, मतलब जो ओरिजिनल मुसलमान है वो बदल रहा है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है वो उनको बता रहा है कि साहब सऊदी अरब वाले पागल है, उनको उनके आप बार्स खुल रहे हैं। आप देखिए सऊदी अरब का, आपको देखिए यहाँ का हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसे लग रहा है कि बस अभी लश्कर बना के इसराइल पे चढ़ जाएगा। और जो सऊदी अरब को देखिए, जब ईरान मिसाइल फेंकता है इसराइल की तरह, तो सऊदी अरब पीछे मार के गिरा देता है, इजिप्ट मार के गिरा देता है, जॉर्डन मार के गिरा देता है। तो पूरी दुनिया के जितने इस्लामी मुल्क हैं वो आपको इसराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान, वो पाकिस्तानी मुसलमान, आपको फिलिस्तीन के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और खड़ा ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे मुझे मैं ऐसा जावेद अख्तर का मैंने ट्वीट देखा, अरे गाजा में ये हो रहा है। मैं कहा साहब, आपको, आप जहां बैठे हैं वहां से आपको मुश्किल से 500 किलोमीटर दूर कश्मीर नजर नहीं आया, और 5000 दूर किलोमीटर आपको गाजा नजर आ गया। कमाल के आदमी है आप। एक कुल मिला के बांग्लादेश में भी बहुत ढेर सारा फंडामेंटलिज्म आया है, लेकिन वो उम्मा वाला कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उनके अंदर अभी एक बंगाली अस्मिता बाकी है, एक बंगाली आइडेंटिटी बाकी है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान जो है, ये अब पूरी दुनिया से उम्मा के कंसेप्ट में, उम्मत के कंसेप्ट में आप एकदम दीवाने हुए जा रहे हैं। पता चला कि जहां मतलब सऊदी अरब बदल रहा है, इजिप्ट बदल रहा है, जॉर्डन बदल रहा है, सीरिया बदल, आपका ये आपका एक अलग ही अंदाज है साहब।
आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, मैं तो हम तो अच्छा देखिए, जब बात सुने, इनके ट्वीट देखें, इनके बयान देखें, ऐसा लग रहा है कि साहब वो फिलिस्तीन में कुछ नहीं हो रहा है या अलीगढ़ में कुछ हो रहा है। आप मतलब आपके जो आका, जिनको आज तक आप अपने आका मानते थे, वो इजराइल की रक्षा कर रहे हैं, वो ईरानी मिसाइल्स को मार के गिरा रहे हैं, और आपका बस चले तो आप आज लश्कर लेके गाजा कूच कर जाए। तो वो अपने यहाँ सिनेमा हॉल पे खोल रहे हैं, आप कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद कर रहे हैं। वो अपने आप बाहर खोल रहे हैं, आप यहाँ पे दुनिया पे उनको ज्ञान दे रहे हो, उनको भी कह रहे हो कि साहब वो तो एकदम काफिर हो गए। कौन सुनेगा आपकी? तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको समझाने की कोशिश की कि भैया दुनिया बदल रही है, और सबसे बड़ी बात, इस्लामी दुनिया बदल रही है। वो अपने यहाँ योग सिखा रहे हैं, आप कहते हैं योग हराम है। वो अपने यहाँ मंदिर बना रहे हैं, आप यहाँ मंदिर गिराना चाह रहे हो। बहरीन देख लें, कतर देख लें, मतलब आप सोचे, वो अपने यहाँ मंदिर पहली बार बना रहे हैं। अब यहाँ पे जिस समय वहां पे मंदिर की बात हुई, यहाँ पे कैसी गालियां निकलने लगी कि साहब इस्लाम के मुल्क में बताइए कितनी बड़ी बुत परस्ती होने जा रही, 50 गालियां मारते शास्त्रों को। मैं लिखता हूँ ट्विटर पे, भैया इतनी गालियां दे रहे हो, पलट के वहां चले मत जाना, वरना वो पाकिस्तान वाले जाहिद हमीद जैसा हाल होगा। और मैं ये भी लिखता हूँ कि इतने लोग जो सऊदी अरब को गाली दे रहे हैं, कम से कम इन्होंने हज का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दिया है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो एक लगातार प्रधानमंत्री पर ये आक्रमण बोला गया, इकोसिस्टम की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि साहब ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे न्याय पत्र में, घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में कि हम लोगों की जमीनें छीन लेंगे, हम लोगों की भैंसें खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र जो है वो छीन लेंगे। तो प्रधानमंत्री ने इसका भी बहुत विस्तार से जवाब दिया है साहब। उन्होंने जिस तरीके से ये कहा है कि 1990 से लेकर के अब तक जो इनके बयान आए हैं, जो इनके स्टैंड रहे हैं, मनमोहन सिंह के भी 2 बार के बयान हैं कि अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुस्लिमों का भारत के संसाधनों पर पहला हक है। लगातार राहुल गांधी के बयान, सैम पेट्रोडा के बयान कि अमेरिका में क्या होता है विरासत संपत्ति का, ये किस तरीके से कह रहे हैं कि एक्सरे करेंगे, पुनर्वितरण करेंगे। तो समग्रता में जब आप देखते हैं तब आप टिप्पणी करते हैं किसी पर। हो सकता है कि कोमा, फुल स्टॉप और सेंटेंस के रूप में आपके घोषणा पत्र में या न्याय पत्र में वो बातें ना हो, लेकिन जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपके भाषण हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको क्या हम आपके इस संकल्प पत्र या घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं मानेंगे? या आप बाहर कुछ भी कहते रहो और घोषणा पत्र में आप लीपापोती करो तो हम उसको अनदेखा कर देंगे और जनता को जागरूक नहीं करेंगे? तो एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस को और इकोसिस्टम को इस मोर्चे पर भी घेरा है पूरी तरीके से। देखिए, जब जयराम रमेश ये याद दिलाते हैं कि राजीव गांधी ने विरासत टैक्स हटा दिया था, तो ये बताना भूल जाते हैं कि 1953 में नेहरू ने लगाया था। तो 1953 से लेकर 1984 तक तो आपने इसको चलाया ना, 1985 तक। मैं लोगों को याद दिला दूं कि 1972 में इंदिरा गांधी ने इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा के आप सोचिए 97.975 कर दिया था। और उस समय जो वित्त सचिव थे वो कह रहे थे 2.25% तो अभी भी आपके पास। आप सोचिए 97.975 हमने टैक्स देखा है, ये क्या है? आपको याद होगा वो क्या नाम है, रेंट कंट्रोल का कानून। रेंट कंट्रोल का कानून कहता था कि अगर किसी के पास बड़ा बंगला है, आधा बंगला नहीं यूज हो रहा है, तो सरकार तोड़ के उसमें दूसरे लोग बसा देती थी। आपको याद है कि नहीं है ओंकार जी की किस तरह रेंट कंट्रोल में लोग अपना अलॉटमेंट करा लेते थे, और ये सारी चीजें कांग्रेसी वर्कर्स को मिलती थी। पता चला आपके पास बड़ा बंगला है, उसमें 8 कमरे हैं, 3 कमरे में आपको लगता है कि उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो सरकार उसको वैकेंट घोषित कर देती थी, खाली घोषित कर देती थी। बाद में भी रेंट कंट्रोल का कानून खत्म हुआ, वो भी कोर्ट के कहने पे। और उसमें मतलब उसमें चेंजेस आए और उसमें नए लोग बसा दिए जाते थे। आप कहते थे आपकी एक बड़ी दुकान है, उस दुकान का पूरा हिस्सा आप यूज नहीं कर, आधी दुकान खाली वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाती थी, किसी और को अलॉट कर दिया। ये क्या है? ये सारे कानून किसने बनाए? किसने बनाए? अभी भी राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी भी राहुल गांधी इस तरह की बात। और मतलब देखें, मेरा सिर्फ एक ही कहना है, राहुल गांधी को पप्पू उप्पू कहना बंद करें। वो पप्पू उप्पू नहीं है, वो जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक।
ये बहुत, अभी उन्होंने मेरिट पे हमला किया, उन्होंने कहा मेरिट सबसे कहा। अब देखिए मेरिट पे, आप प्रतिभा पे हमला कर रहे हैं, देश को नहीं पूरी दुनिया को मेरिट ही चला रही, और आपने सीधे मेरिट पे हमला कर दिया। ये पप्पू पून को ना समझे, ये बेवकूफी की बात नहीं करे, खतरनाक बातें कर रहे हैं। मैं आपको वो वीडियो अभी दिखवाता जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब जो प्रश्न पत्र वगैरह तैयार किए जाते हैं वो मैं उन्हीं बता देता वर्गों हूँ के। साहब, उन्होंने, हाँ मैं जी बता जी। देता हूँ। वो कहते हैं कि गोरे प्रश्न पत्र तैयार करते थे तो काले फेल हो जाते थे, काले तैयार करते थे तो एकदम फर्जी बात कि कालों ने प्रश्न पत्र तैयार किया गोरे फेल हो गए। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न पत्र तैयार होने चाहिए वो उन लोगों द्वारा तैयार होने चाहिए जो मेरिट से आए, उनको नहीं तैयार करने देना चाहिए। उन लोगों द्वारा तैयार किए जाने चाहिए जो किसी न किसी के आरक्षण लिखे। अच्छा ये बताएं, अगर आरक्षित वर्ग से आया एक आदमी प्रश्न पत्र तैयार करेगा तो मेरिट वाले फेल कैसे हो जाएंगे? जो बकवास है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, हमारे यहाँ जो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं उसमें जो एग्जामिनेशन पैनल होता है उसमें तो हर तरह के लोग होते हैं ना। वो भी होते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो भी होते हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो क्या बेवकूफी की बात है भाई, कुछ भी किसी को भी कैसे भी समझा रहे हो। फिर कह दिया सारे वाइस चांसलर जी पढ़ दिए। अब देखिए वाइस चांसलर ने चिट्ठी लिखी है, कभी आप कोर्ट पे हमला कर देते हो, कभी आप एजुकेशनल सिस्टम पे हमला कर देते हो, मेरिटोक्रेसी यानी प्रतिभा पर भी हमला कर देते हो, हर चीज पर हमला कर देते हो। हाँ, आप चीन का पक्ष लेते हो, आप पाकिस्तान का पक्ष लेते हो। तो मतलब अगर आपको मुल्क नहीं मिला राज करने के लिए तो आप इस मुल्क में आग लगा दोगे। जैसा कि आप क्या है वहां पे कि साहब पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस दिया सलाई जलानी है। तो आप तो घूम घूम के दिया सलाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि किस तरह की बातें हो रही हैं। आज मैं शशि थरूर को सुन रहा था, ओंकार जी। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के जो नेता विपक्ष है वो कह रहे थे कि भाई वो हेमंत करकरे की मृत्यु तो आरएसएस वालों से हुई थी, अजमल कसाब तो निर्दोष था। आज शशि थरूर कह रहे थे इस बात को कि भैया, देखिए मैं उनको डिटेल में मतलब कोट कर रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी इसकी दोबारा जांच करा लीजिए, मुझे लगता है कि अजमल कसाब निर्दोष। मेरा दो बात कहनी, पहली बात इनकी बयानों का आप सोचिए, जिस आदमी ने मुंबई में लाशों के ढेर लगा दिए वो उस कसाई कसाब को ये डिफेंड कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर कांग्रेसियों को लगता है, अगर कांग्रेस को लगता है कि कसाब जैसे हत्यारे और आतंकियों को डिफेंड करने को, उनका बचाव करने से उनको मुसलमानों का वोट मिलेगा, तो फिर मुस्लिम समुदाय को भी सोचना चाहिए कि कोई आपके लिए ऐसा कैसे सोच रहा है। फिर आपको भी सोचना चाहिए कि आपका वोट पाने के लिए कोई एंटी नेशनल बात, राष्ट्र विरोधी बातें करके अगर आपका वोट पाने की उम्मीद रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी लॉयल्टी पे भी, आपकी वफादारी पे भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, चाहे फिर वो शशि थरूर हो या कोई। अरे साहब राम गोपाल यादव की बाइट देखिए, राम मंदिर को कह रहे हैं कि बेकार मंदिर है। देखिए अब राम गोपाल यादव का ये है ना कि किसी प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज से अपना अपना ये जो घरेलू कॉलेजेस इनके बनते हैं उससे चले आए, वो झूठ फूट के एक फर्जी प्रोफेसर हो गए। प्रोफेसर, अच्छा पूरे समाजवादी पार्टी में आप चले जाइए, हर आदमी कहता है साहब जब बात करना बड़ा मुश्किल, इतनी ज्यादा बदतमीजी करते हैं इसलिए। देखिए वो रिपोर्टर से मुझे समझ नहीं आता मीडिया उनके सामने जाता कैसे, जिस तरह वो मीडिया को फटकारते हैं, डांटते हैं, बेइज्जत करते हैं, पता नहीं क्या हो गया हमारे देश की मीडिया को। उसके बाद भी कायदे से तो उनका बाइकआउट हो जाना चाहिए। आज उन्होंने मंदिर को ही गलत कह दिया एकदम। मतलब एक घमंड और एरोगेंस की लिमिट है आपकी। आप एकदम देखिए देखिए साहब, ये मैं क्या मतलब, मैं राजनीति से हट के एक बात कह रहा हूँ कि इतना घमंड तो रावण का भी नहीं चला उनका। मतलब बेशर्मी की इंतहा है कि आप इस तरह के बयान के, आप वास्तु के हिसाब से, दूसरे हिसाब से बड़ा गलत बना है, बेकार मंदिर है। अरे मत जाइए। पर जो 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा हमारे आराध्य देव का वो घर है जहां उनका जन्म हुआ था, वहां साहब पर बना एकदम है। एकदम एकदम पागलपन है। अभी 2 दिन पहले कह रहे थे कि पूजा पाठ करते हैं वो सब ढोंग है और दिखावा है। अखिलेश यादव रोज पूजा पाठ करते हुए फोटो डाल रहे हैं, और उनकी अभी पत्नी कन्नौज, डिंपल डाल रही है, उनके कन्नौज में एक भाई मंदिर में शिवपाल जो है। डाल रहे हैं। अभी कन्नौज बिल्कुल। कन्नौज में तो मंदिर में लेके, जैसे मैंने तो ट्वीट किया कि मंदिर के अंदर रोड शो कर रहे हैं। कोई मंदिर ऐसे जाता है ओंकार जी, हजारों लोगों को लेके घुस गए मंदिर में, एकदम अफरा तफरी मच गई। ये कोई तरीका है? आप दर्शन करने जा रहे हैं कि दर्शन देने जा रहे हैं? ऐसे लगा आप दर्शन देने जा रहे हैं। हाँ, अखिलेश यादव रोज अपनी मंदिर मंदिर जाके फोटो पोस्ट कर रहे हैं,
वो दुनिया के टीका लगा के वोट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, ढोंग है, पागलपन है। तो मतलब ये दोगलापन कैसे चलता कैसे है? आप लालू यादव को देख लें, रोज पूरा खानदान बैठ के जाके बालाजी जाके पूरा सर बुला के चलाया, और उनके सब समर्थक आपको कहते मिलेंगे ढोंग है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। मतलब दोनों तरफ चल रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सवालों का जवाब भी दिया कि साहब आपको हिटलर बताया जाता है, तानाशाह बताया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि ये अगर वापस आ गए तो आगे कभी चुनाव नहीं होंगे, ये संविधान को बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, और तमाम तरह के ऐसे अप्रिय लगने वाले सवालों का जवाब भी उन्होंने बहुत खुल कर के दिया है। और कुछ सवाल भी खड़े कर दिए कि जरा ध्यान से पढ़ो इनका न्याय पत्र, जिसमें ये कह रहे हैं कि इस बार तो अगर हम सत्ता में आ गए तो जो ठेके छोड़े जाएंगे उनमें भी आरक्षण देंगे। तो बोला कितना खतरनाक जो है ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इसमें इकोसिस्टम का भी उन्होंने जिक्र किया, और यहां तक कह दिया कि इस इकोसिस्टम ने जो एक वातावरण बना रखा है, कहीं ना कहीं आप लोग भी उसके प्रेशर में दिखाई देते हैं। देखें साहब, तानाशाह पे मुझे याद आया, मैंने आज ट्वीट भी किया है। एक मीम चल रहा है, पहले केजरीवाल का चला, फिर ममता बनर्जी का चला, फिर नरेंद्र मोदी का चला, जिसमें एक डांसर के चेहरे पे पहले केजरीवाल का चेहरा लगा दिया, फिर ममता का लगा दिया, फिर मोदी का लगा दिया। चले केजरीवाल तो जेल में को छोड़ी, ममता बनर्जी का जैसे चेहरा लगाया उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, डीसीपी की नोटिस आ गई, गिरफ्तारी की बात होने लगी। जब से नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया तो नरेंद्र मोदी ने उसी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया, ये कहते हुए कि अपने को नाचता देखना किसे नहीं पसंद है, इस चुनावी सरगर्मी में मुझे थोड़ी सी राहत देने का धन्यवाद। एक एक ट्वीट से पाला पलट गया। आप सब सब देखें तो कहें अब ये तानाशाह है, उन्होंने एफआईआर लिखा दी और इन्होंने उसी ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। ये है तानाशाही। वैसे भी देखिए, एक कहावत है कि आप एक तानाशाह को तानाशाह दो बार नहीं कह सकते, पहली बार में ही खत्म हो जाता है खेल। मुझे तो लगता है कि साहब भारत के इतिहास में किसी शख्स को से साथ इतनी बेअदबी नहीं हुई होगी जितनी नरेंद्र मोदी के साथ हुई है पिछले 10 साल। उन्होंने तो बल्कि ये सलाह दे डाली कि भाई सुशांत सिन्हा, आप वो पाठशाला चलाते हो, 100 पॉइंट नोट करो। हमारी सरकार के 10 साल के 2014 से लेकर के अब तक के जो हमारे फैसले हैं, जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे कदम हैं, 356 से लेकर के तमाम चीजें, और इंदिरा गांधी और नेहरू के समय के जो उनके फैसले थे, उन्होंने जो कार्रवाइयां की है, मजरू सुल्तानपुरी से लेकर के किशोर कुमार तक का नाम लिया उन्होंने, कि वो सारे फैसले, तानाशाह कौन है कौन नहीं है उससे फैसला हो जाएगा। तो ये लोग मतलब ऐसे आदमी को तानाशाह बता रहे हैं जिसको रोज सुबह शाम गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पर भी गालियां बकी जाती हैं, अलग अलग मीडिया हाउस में चैनलों पर आते हैं, वहां गालियां देते हैं, और फिर साहब भी सोशल मीडिया कीजिए, सोशल मीडिया पे तो गुमनाम लोग कहते हैं। वहां तो इमरान मसूद आके टीवी पे कहते हैं उसके टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कर देंगे मोदी के। मुझे बताएं कभी इतिहास में प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहा गया हो कि हम प्रधानमंत्री की बोटी बोटी काट देंगे? आप कैसी बात कर रहे हैं? और उनके इस तरह के कितने बयान अलग अलग नेताओं के आ चुके हैं, क्या नहीं। मतलब सोचिए ना, सोशल मीडिया पे तो कोई भी हैंडल बना के आए मैं बोल दे। यहां तो बहुत जिम्मेदार लोग किस तरह के बयान देते हैं आप देखिए। एमपी, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जिसको जो मन में आ रहा बोल रहा है। और मतलब उनकी पत्नी को लेकर, उनके दाम्पत्य जीवन को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी गरीबी को लेकर, उनको जाति को लेकर कभी नीच हो जाता है, कभी चाय बाजा होता है, कभी भगोड़ा हो जाता है। मतलब सोचिए, सब जिम्मेदार लोग बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता, और वो कहते चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। यार हिम्मत कैसे करते, तमाशा बचा दिया है। नरेंद्र मोदी अब इनको कोर्ट ले जाए कि चलो प्रूव करो तुम मैं चोर हूं। तुम खुद चोरी के आरोप में जमानत पे घूम रहे हो, तुम्हारी मां जमानत पे घूम रही, और तुम कह रहे नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर है। फिर बाद में उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी इसके लिए। तो मैं मतलब कि आप किसे तानाशाह कह रहे हो साहब? एक आपने एक जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कार्टून बना दिया, ममता बनर्जी जेल भेज दिया साहब, महीनों जेल में रहा। उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ हो गया था, उन्होंने देखा था आपने
कैसे उन्होंने अर्नब गोस्वामी को एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भेज के 47 आदमी भेज के गिरफ्तार कराया, बाल पकड़ के घसीटते हुए। एक मराठी केजरीवाल अभिनेत्री केतकी, मराठी अभिनेत्री देख लीजिए, अभी आप केतकी को कितने महीने जेल में रही, वो देखिए आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जिसने शीश महल की स्टोरी ब्रेक की थी, उसमें आपने SC/ST एक्ट लगा के पकड़ लिया, कोर्ट ने उसे खारिज किया। अखिलेश यादव ने रवीश कुमार के शो पे लाइव टीवी पे कहा, NDTV पे, कि जिस आदमी ने वो आर्टिकल लिखा है, अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं उसका सर काट देता। आप सोचे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं उसका सर काट देता। इस तरह की बातें करने वाले लोग मोदी को तमाशा गया। मतलब आप अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है कि साहब वो 9 सम्मान पे जाते नहीं है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, आके यहाँ पे 8-8 घंटे अपनी वो देते थे, सफाई देते थे और अपनी जिरह देते थे, और निकलने के बाद नरेंद्र मोदी का बयान है, उनका वीडियो है, उन्होंने कहा साहब आपको तो बहुत ग्रिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए कानून के नजरों में सब बराबर है, मुख्यमंत्री हैं तो क्या हुआ, मेरा फर्ज है कि अगर CBI मुझे बुलाएगी तो मैं गुजरात से आऊंगा और पूरा बयान दूंगा, मुझे CBI से कोई शिकायत। अब यही होता है ना, जब अटल बिहारी हारते हैं तो कहते हैं कि साहब जनादेश शर्मा थे, जब राहुल गांधी हारते हैं तो कहते हैं EVM गड़बड़, जब मोदी को बुलाया जाता है तो कहते हैं मेरा फर्ज है आना CBI हेडक्वार्टर, जब अरविंद केजरीवाल को बुलाया जाता है तो कहते हैं सम्मानी गड़बड़ है, जब अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कहते हैं साहब कानून का राज है, जब केजरीवाल जेल जाते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र ही नहीं चल पाएगा इनके बगैर। आज मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि साहब चुनाव के वक्त अगर वो चुने हुए आदमी मुख्यमंत्री है केजरीवाल, उनको आप जेल में रखेंगे। अरे तो भैया चुना हुआ कौन है, हेमंत सोरेन भी तो जेल में है, वो क्यों है? अरे भाई सुनिए, के कविता को क्यों जेल में रखा है, मनीष सिसोदिया को क्यों रखा है, सत्येंद्र जैन को क्यों रखा है? जितने लोगों ने कभी कोई चुनाव लड़ा हो या उनकी चुनाव में कोई वो, सबको छोड़ दो भाई। अगर चुने ये जाने के कहना है बाद कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसको जेल में नहीं नहीं, रखा एक जाएगा। बात और, अगर आप कहते हैं कि ये साधारण वक्त नहीं, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त चुने हुए लोग जेल में नहीं रह सकते, तो हेमंत सोरेन क्यों जेल में है, सिसोदिया क्यों जेल में है, सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है, कविता क्यों जेल में है, तमाम लोग क्यों जेल में है, लालू यादव क्यों जेल में थे? ये क्या बात हुई भाई? केजरीवाल के लिए अलग मापदंड होगा, 2 मुख्यमंत्री बंदे, अभी तो वो कैसा मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिया, अभी हम देख रहे थे वो क्या नाम है, वो सुधांशु त्रिवेदी ने लाइन से 20 मुख्यमंत्रियों का नाम गिना दिया, किसको किसको कैसे कैसे जेल भेजा गया। वापस उसी मुद्दे पर लौटते हैं जो जहां से शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने जो टिप्पणी की है कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी को सत्ता में बैठा सकते हैं या किसी को सत्ता से बाहर निकाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, बहुत गहरी टिप्पणी है अनुपम जी। क्योंकि 2017 से लेकर के और 2024 तक अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उनके वोटों के बिना चुन करके आई है। और अगर हम केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024, इनके वोटों के बिना ही सरकार बनने वाली है। 2 बार केंद्र में बन गई, 2 बार उत्तर प्रदेश में बन गई। क्या अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई है? देखिए, आपने इतने जमाने तक मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक किया कि एक आपने उनको यकीन दिला दिया कि हम ही किंग मेकर हैं, हमारे बगैर सरकार बन ही नहीं सकती। ये बात पहले भी कई बार कही गई है कि सर हमारे बगैर सरकार बन नहीं सकती। तो आप जब 70 साल तक मुस्लिम वोट बैंक कर रहे थे, तो एक दिन हिंदू वोट बैंक तो होना था ना। आप 100% मुस्लिम वोट बैंक बना के चलते कि मुसलमानों तुम्हारा वोट बंटना नहीं चाहिए, 100% मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने केवल 37% हिंदुओं का वोट बैंक बना दिया तो हाहाकार बच गया। तो ये तो एक दिन आना ही था। आज नरेंद्र मोदी साहब ने ये भी कहा है कि हमें तय करना है कि ये देश वोट जिहाद से चलेगा या राम राज से। बड़ा जबरदस्त का सबसे, मैं समझता हूँ कि तीखा कमेंट है कि वोट जिहाद से चलेगा या राम राज। बल्कि मैंने इसको ट्वीट किया ये कह के कि मोदी साहब बेसिकली कहना चाह रहे कि ये देश राम लल्ला से चलेगा या सुभान अल्लाह से। तो ये एक बड़ा ही एक तीखी लाइन ली है नरेंद्र मोदी ने। और मैं देख रहा हूँ कि तीसरा चरण आते आते मतलब एक प्रधानमंत्री पहली बार बहुत खुल के इन इश्यूज पे बोल रहे हैं ओंकार जी। और ये 2 चीजें बताता है।
देखिए तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री लोगों को उकसा रहे हैं, ध्रुवीकरण पैदा कर रहे हैं। देखिए राजनीति है, मैं इससे भी डिनाई नहीं कर सकता, हो सकता है ये संभव। लेकिन प्रधानमंत्री ने जितना खुल के मुस्लिम समाज पे बात की उस इंटरव्यू में, वो बताता है कि नरेंद्र मोदी इस बार अगर चुन के आएंगे तो बड़ी साफ साफ बातें होंगी, कम से कम सरकार के स्तर पर। बिल्कुल सही बात है अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई थैंक यू सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार।